वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कोर्स आउटलाइन पे आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट है कि नहीं, बट लगता है आप लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया इस बात को। तो कोई नहीं, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इसके ऊपर आपके कोर्स आउटलाइन के ऊपर है, जिसमें लिखा हुआ है लार्ज स्केल मैनिपुलेशन। ठीक है, लार्ज स्केल मैनिपुलेशन सिंथेटिक सीड एप्लीकेशन, वो वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकेंडरी कोई भी चीज़ जिसमें हम बात करते हैं कि ये सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये सेकेंडरी कुछ भी है, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ होती है या वो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है जो प्राइमरी से अराइज होती है। ठीक है, जब भी हम किसी सेकेंडरी का नाम लेते हैं, जिस तरह सेकेंडरी स्ट्रेस की बात करते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं या सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो प्रोसेस होता है जो कि प्राइमरी के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, secondary somatic embryogenesis is a process in which new somatic embryos are proliferated from originally formed primary somatic embryos। कि जो प्राइमरी हमने बनाया है सोमैटिक एम्ब्रियोज, उन्हीं से हम क्या करते हैं, न्यू एम्ब्रियोज बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज कहते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हैव सम एडवांटेजेस ओवर प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। वो एडवांटेजेस कौन से हैं, सच एज हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, कि उसका क्या होता है, हाई मल्टीप्लिकेशन रेट होता है। लॉन्ग टर्म रिपीटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम बार बार उससे सीड्स को बना सकते हैं, बार बार इस सीड बनाने के प्रोसेस को या बार बार एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एन एक्स प्लांट, ऑब्वियसली जब हम प्राइमरी एम्ब्रियो से सेकेंडरी एम्ब्रियोज बनाते जा रहे हैं तो हमें एक्स प्लांट की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसलिए क्या है, इसका एडवांटेज है कि हाई मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, एक से बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म रिपीटेबिलिटी है कि हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स प्लांट है, चूँकि हम किससे बना रहे हैं, प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रियोज से बना रहे हैं, तो हमें सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्स प्लांट की ज़रूरत नहीं होती। एक्स प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस में या सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें एक्स प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, क्यों ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर ये है, इसको जस्टिफाई ऐसे करना है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइमरी जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं उनको यूज़ करते हैं, इसलिए हमें एक्स प्लांट की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आल्सो ओवरकम्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, हम पहले ये जो प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक पढ़ चुके हैं ना, ये उसी की बात कर रहे हैं। ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बैरियर आते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोज में, वो भी नहीं आते। इमेच्योर एम्ब्रियोज ऑफ इंटरस्पेसिफिक प्लांट फ्रॉम इनकम्पैटिबिलिटी क्रॉसेस में बी रेस्क्यूड बाय कल्चरिंग दैम फ्रॉम सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस। जितने भी हमने पहले एम्ब्रियोज पढ़े हैं, जब हमने पोस्ट जाइगोटिक और प्री जाइगोटिक पढ़ा है हमने फर्टिलाइजेशन, तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर जो इमेच्योर एम्ब्रियोज बनते हैं, जब हम दो अपोजिट जो प्लांट्स हैं उनका क्रॉस कराते हैं, जब हमने एक लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने सीकल का, राई का, वीट का और जो था वाइल्ड वीट का क्रॉस कराया था, तो वो क्या थे, इंटरस्पेसिफिक प्लांट्स थे। तो हम देख रहे थे कि वो इंटरस्पेसिफिक जो प्लांट्स थे उनके अंदर क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, उनको जब उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा था, वो मेच्योर नहीं हो रहे थे उनके एम्ब्रियोज। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को फॉलो करते हैं, सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को फॉलो करते हैं, तो हम एक तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, दूसरा हमने जो इंटरस्पेसिफिक प्लांट के लिए इसकी कंपैटिबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो मतलब मेच्योर नहीं होते थे सीड, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से। It can also be used for production of somatic embryos of species in which the embryos are the reservoir of important secondary metabolites। हम इस तरह के सोमैटिक एम्ब्रियोज को भी रेस्क्यू कर सकते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कल हमने डिस्कस की, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक बात कि इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स के अंदर क्या होता है, मैजिक बॉक्स होता है। ठीक है, मैजिक बॉक्स के अंदर वो सारे फिजिकल केमिकल क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो क्या करता है, मेच्योर करता है। हम यही बात कर रहे हैं कि हम ऐसे सोमैटिक एम्ब्रियोज की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं जिनके एम्ब्रियोज के अंदर ऐसे रेजर्वायर प्रेजेंट होते हैं। हमने उस दिन क्या बात की थी कि जो नेचुरली एम्ब्रियो बनता है
सिर्फ उसके अंदर मैजिक बॉक्स होता है, सिंथेटिक के अंदर नहीं होता, आर्टिफिशियल के अंदर नहीं होता, जो हम क्या करते हैं लैब में बनाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें कि अगर हम सेकेंडरी सिमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो हम ऐसे एम्ब्रियोज को बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एट अ टाइम, ठीक है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एट अ टाइम, मतलब कि सारी जो डेवलपमेंट्स हैं एम्ब्रियो की वो क्या हो रही हैं, एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है कि लार्ज स्केल मैनिपुलेशन, कि लैब के अंदर तो हम बना लेते हैं लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए करनी पड़ती हैं, कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सारे उसके पार्ट्स। अगर आपको क्वेश्चन आए कि आप स्ट्रेटजीज़ लिखें मैनिपुलेशन की, लार्ज स्केल मैनिपुलेशन ऑफ सोमैटिक एमरजेंसीज, तो आपने ये हम टॉपिक लिखने हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। Generally, the differentiation of somatic embryos in semi-solid medium or liquid medium is highly and synchronous, which adversely affect the germination rate. ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब एम्ब्रियो को हम लिक्विड के अंदर या इन विट्रो कल्चर कराते हैं तो उसके अंदर एम्ब्रियो सारा का सारा डिवाइड नहीं कर रहा होता। कुछ पार्ट मतलब एक स्टेप में एक डेवलपमेंट होगी, अगले स्टेप में फिर हमने दूसरे ऑक्सिन और जिब्रेलिन वगैरह डाले तो उसकी दूसरी डेवलपमेंट होगी, फिर हमने उसको फिर किसी और मीडियम में शिफ्ट किया तो उसकी थर्ड डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब है कि वो एसिंक्रोनस है, मतलब उसके अंदर जो है ना वो हम वक्ती नहीं है, यकजा नहीं है, मतलब एक साथ सारे के सारे जो है एट अ टाइम एट अ पॉइंट सारी की सारी डेवलपमेंट नहीं हो रही। हमें डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उसको पुट करना पड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए हमें जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कराने के लिए। शूट की डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ और ऐड करना पड़ता है, रूट की डेवलपमेंट के लिए कुछ और ऐड करना पड़ता है, मीडियम शिफ्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम जब उसको सेमी सॉलिड या लिक्विड मीडियम में कराते हैं तो वो जो क्या होता है ए सिंक्रोनस होता है। ए सिंक्रोनस का मतलब है उसके अंदर जो है ना वो एट अ टाइम सारा काम नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से क्या आता है जर्मिनेशन रेट पे एडवर्स इफेक्ट आता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल सीड टेक्नोलॉजी। अगर हम आर्टिफिशियल सीड टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो सिंक्रोनस हो, उसकी डेवलपमेंट क्या हो, सिंक्रोनस हो, मतलब वो सारा एम्ब्रियो एक साथ ही क्या करे, सप्रूट करे। फॉर एग्जांपल हम उसकी जो एम्ब्रियो के अंदर है, एम्ब्रियो में शूट डेवलप पहले करा रहे हैं, रूट डेवलप बाद में करा रहे हैं, तो शूट वेट तो नहीं करती रहेगी ना कि रूट बने, वो तो ग्रो करती जाएगी। जब उसको रूट ही नहीं मिल रहा तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही तो फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी। और अगर हम रूट को ग्रो कराते जा रहे हैं, शूट्स नहीं बन रहे, तो ऑब्वियसली रूट वेट तो नहीं करेगी कि शूट्स ग्रो करे, रूट ग्रो करते जाएंगे लेकिन ऊपर से शूट्स नहीं निकलेंगे, कॉटिलेडन्स नहीं निकलेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब एक साथ सारी डेवलपमेंट होती हैं तो फिर एम्ब्रियो मैच्योर होता है। अगर एक साथ डेवलपमेंट नहीं होती तो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता। इसलिए आर्टिफिशियल सीड के अंदर भी डेवलपमेंट का सिंक्रोनस होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। Of the several approaches tried to achieve this, the most effective method are the physical separation of embryogenic stage and use of growth regulator to physiologically synchronize the development. सारी स्ट्रेटजीज अपनाने के बाद जो बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है कि फिजिकल सेपरेशन हो एम्ब्रियोजेनिक स्टेजेस की, और उसके अंदर फिर क्या कराया जाए, जितने भी ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा के उसको सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए। The other alternative method are the fractionation of embryos of different stages by filtration of suspension through meshes of different size or by the gradient centrifugation. दो मेथड है, ठीक है, एक फिजिकल मेथड है और एक क्या है, फ्रैक्शनेशन है। दो मेथड है, ठीक है, आप उसको हेडिंग भी दे सकते हैं। एक फिजिकल सेपरेशन है, दूसरा क्या है, फ्रैक्शनेशन बाय ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड, this is physical method, this is fractional by gradient centrifugation। ये दो मेथड है। फिजिकल मेथड में क्या है कि हम पेट्रो डिश के अंदर फोर्सेप्स की मदद से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फिजिकली क्या कराएं, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज को अलहदा कराएं, ठीक है, उसमें से एम्ब्रियोजेनिक स्टेज निकाल दें, उसमें क्या करें, ग्रोथ रेगुलेटर्स डालें, ठीक है, एक साथ डेवलपमेंट स्टार्ट करा दें। फ्रैक्शनेशन टेक्निक में क्या है कि फ्रैक्शनेशन टेक्निक में
हम बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह हाँ, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, जिस तरह हम अपने घरों में ये यूज़ करते हैं ना ब्लेंडर, ठीक है। तो जब हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि जो उसमें लाइट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो जैसे मक्खन, अगर हम दही को डालते हैं, ठीक है, उसमें पानी डाल के लस्सी को हम बना के करते हैं, तो देखेंगे उसके टॉप के ऊपर मक्खन कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये फ्रैक्शनेशन होती है कि जो लाइट चीज़ें हैं वो ऊपर आ गई हैं, जो हैवी चीज़ें हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो गई हैं। तो यही स्टेज यहाँ पे इसके अंदर यूज़ होती है कि हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर अपने अपने कल्चर को डालते हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफिक स्पीड होती है, आरपीएम होता है, रेजोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम उसको बोलते हैं। आरपीएम के ऊपर हम क्लिक, जिस तरह की मशीन मैं आपको ब्लेंडर की बता रही हूँ ना, इस तरह की मशीन होती है वो। आपकी लैब में कॉलेज में पड़ी हुई है ये मशीन, जब हम इंशाल्लाह कॉलेज स्टार्ट होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर छोटी छोटी सी जो होती है ना वो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो इसके अंदर लगती हैं, छोटे छोटे, उन्हें क्यूबिट्स बोलते हैं। उन क्यूबिट्स के अंदर हम इस कल्चर को डालते हैं, फिर उन क्यूबिट्स को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। फिर हम उसको रेजोल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगे, जिस तरह ब्लेंडर चक्कर लगाते हैं ना यूँ करके, उस तरह से वो उतने चक्कर लगते हैं। उसकी मदद से क्या होता है कि फ्रैक्शनेशन हो जाती है। फ्रैक्शनेशन कैसे हो जाती है, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़े हैं ना हम, तो फ्रैक्शनेशन कैसे होगी कि जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे, जो उससे हैवी होंगे वो दरमियान में होंगे, और जो सबसे हैवी होंगे वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर हम उन्हें क्या कर लेते हैं, ईजिली अलग-अलग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम उसको जो सस्पेंशन है उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि उसको हम कल्चर को लेते हैं, ठीक है, उसको मैश करते हैं, ट्यूब्स के अंदर डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल देते हैं। ग्रेडियंट के जरिए अलग-अलग हमारे पास पोर्शन आ जाते हैं, उन पोर्शंस को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर उनके ऊपर हम क्या डालते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह डालते हैं, और एमपीयू की सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। Beside the most effective method to achieve synchronous development of somatic embryo is the use of substance that would induce reversible cessation of embryo development in the particular stage। कि हम अब उसकी सिंक्रोनाइजेशन तो करा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सब्सटेंसेस को भी ऐड कराएं कि जो उसको जो है ना वो बैक आने से रोके, ठीक है, उसे सीसेशन होने से रोके, उसे वापस जाने से या उसको डेसिकेशन से ख़राब होने से रोके। ABA at low concentration is the most satisfactory substances for this purpose। सबसे satisfactory purpose कौन सा substance है, abscisic acid। For example, in carrot, it inhibits the growth of roots and enhances the suspension with torpedo-shaped embryos। ये torpedo shape हम पढ़ चुके हैं, cotyledonary shape, torpedo state, heart shape। हम पढ़ें कि cessation of embryo development at the particular stage, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आके, फॉर एग्जांपल जो हम स्टार्ट करते हैं कि क्वार्टर स्टेज है, ऑक्टन स्टेज है, उसके बाद टर्पीडो स्टेज है, हार्ट शेप है, ग्लोबुलर है, ये सारे हम स्टेजेस पढ़ते हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सेपरेशन करा के उनकी सिंक्राइजेशन तो करा दी है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके, किसी भी एक स्टेज पे आके, पर्टिकुलर स्टेज पे आके एंड अप ना हो जाए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ख़त्म ना हो जाए, सीसेशन ना हो जाए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ABA, एब्सिसिक एसिड यूज़ करते हैं। इन कैरेट इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड एनहांस द सस्पेंशन विद टर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियोज। क्लियर, कि रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, और टर्पीडो जो शेप है वो जो जब स्टेज आ जाती है उसके ऊपर क्या करता है, इन्हांस करता है सस्पेंशन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड एंड आर्टिफिशियल सीड। ये सारी स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं हम। क्लियर, ये भी स्ट्रेटजीज थी, सिंक्राइजेशन भी, लार्ज स्केल मैनिपुलेशन की। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये भी क्या है, स्ट्रेटजी है लार्ज स्केल मैनिपुलेशन की। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड एंड आर्टिफिशियल सीड्स। Although it is possible to use naked embryos for large scale planting, it would be beneficial to convert them into synthetic seeds। कि हम naked embryos को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम सीड बना लें। और अगर मैं क्लास में तो आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन करती कि एम्ब्रियोज़ को हम सीड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो नेकेड है, मतलब उसके ऊपर कोई भी सीड कोट नहीं प्रेजेंट, कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। और जब हम उसको कोई कवरिंग प्रेजेंट प्रोवाइड कर देंगे, जिस तरह आपको पता है सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है सीड कोट, उसको हम टेस्टा और टेगुमेंट पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो है उसके ऊपर टेस्टा और टेगुमेंट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे कोई भी कवरिंग टेस्टा या टेगुमेंट जैसे प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उसको हम फिर क्या कर सकते हैं
इन सिंथेटिक सीड्स को हम लार्ज स्केल क्लोनल प्रोपगेशन एट कमर्शियल लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? दिस कैन बी अचीव बाय इनकैप्सुलेटेड द वायबल सोमैटिक एम्ब्रियोज इन द प्रोटेक्टेड कवरेज। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम उन्हें इनकैप्सुलेटेड कर दें। इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड कर दें। ओके, द कोटिंग मटेरियल शुड हैव सेवरल क्वालिटीज़। जो कोटिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे, ये जो हम कह रहे हैं कि हमने इनकैप्सुलेटेड करनी है, तो इनकैप्सुलेटेड के लिए हम जो कोटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नो डैमेजिंग टू एम्ब्रियो, ऐसा मटेरियल यूज़ करें कि जो एम्ब्रियो को कोई डैमेज ना पहुंचाए। माइल्ड इनफ टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड अलाउ जर्मिनेशन, कि इतना माइल्ड हो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी कर ले और इतना लाइट हो कि जर्मिनेशन भी हो सके। ऐसा ना हो कि वो इतना टफ हो कि अंदर से एम्ब्रियो को बाहर आने की इजाज़त ही ना फिर दे। बट इट मस्ट बी सफिशेंट ड्यूरेबल फॉर रफ हैंडलिंग एंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांटिंग। मतलब कि इस तरह का हम मटेरियल यूज़ करें कि वह एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करे, ठीक है, फिर सीड को एम्ब्रियो को जर्मिनेट भी करने दे, और इतना ड्यूरेबल हो, मतलब इतना यूज़फुल हो कि जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं, तो उसके दरमियान भी क्या हो, एम्ब्रियो डैमेज ना हो। कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर, अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो बोले ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट होने चाहिए, और सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। द क्वालिटी ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो शुड बी गुड इनफ, दे ऑल आर यूनिफॉर्म स्टेज, ठीक है, जितने भी हम सोमैटिक एम्ब्रियोज को यूज़ करें वो एक ही स्टेज के होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए, विद रिवर्सिबल रेस्टेड ग्रोथ एंड विद हाई रेट ऑफ कन्वर्जन टू प्लांटनेट्स, मतलब कि वो बैक ना जा सकें, ठीक है, ख़राब ना हो सकें। दूसरी बात कि वो सारे के सारे प्लांटनेट्स में कन्वर्ट हो जाएं। क्लियर? कोटिंग मटेरियल की क्वालिटीज़ में क्या है कि वो डैमेजिंग ना हो एम्ब्रियोज के लिए, इतनी माइल्ड हो कि प्रोटेक्ट करें, दूसरा जर्मिनेट करने दें, तीसरी बात जब हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं हैंडलिंग में वो इजी हो, ठीक है, हैंडलिंग में क्या हो, इजी हो, ट्रांसपोर्ट करने में या मैन्युफैक्चर करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स रेगुलेटर्स प्रेजेंट हो जो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सारे के सारे एक स्टेज के हों, ठीक है, और सारे के सारे प्लांट नट्स में कन्वर्ट हो जाएं। ये के टाइप्स हैं सिंथेटिक सीड्स की, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।